हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर कवर कर लिए हैं। नाउ हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट बॉडीज। देन हम बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ एंड लॉरेंज फोर्स इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की इक्वेशन क्या होती है। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स की इक्वेशन क्या होगी इन मैग्नेटिक फील्ड। देन हम एक चार्ज एंड मूविंग पार्टिकल की मोशन क्या होगी इन मैग्नेटिक फील्ड वो स्टडी करेंगे। इन द एंड हम साइक्लोट्रॉन एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। सो एक मैग्नेट के चारों ना, यदि आप लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा एंड देखा भी होगा, उसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एंड एक नॉर्थ पोल होते हैं। एंड ये भी आपको पता है कि यदि किसी दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर लेके आए तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि साउथ पोल यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये सब आप लोगों ने 9th-10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मैग्नेट के चारों ओर यदि आप आयरन की फाइलिंग रख दें तो वो एक अरेंज हो जाती है पैटर्न में। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके ये जो मैग्नेट है उन पर एक फोर्स अप्लाई करती है, इसलिए वो इसके चारों एक पैटर्न में हो जाती है। और वो जो पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट का, इसको बार मैग्नेट कहेंगे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि इस डायरेक्शन में होगा। सो एक मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यदि उस मैग्नेटिक फील्ड में अदर चार्ज मूविंग पार्टिकल होगा या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस पर एक फोर्स भी अप्लाई होगा, राइट। सो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट हम आगे इसके फॉर्मूले में देखेंगे, वहां से भी यूनिट पता चलेगी। यूनिट होती है टेस्ला, कैपिटल T से लिखते हैं। एंड अदर जो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे जाके आप देखोगे कि वेबर जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, राइट। सो इस मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। तो इस इनवर्स से कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो आपका उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ ले या फिर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही आपको पूछी गई है। नाउ हम ये देखेंगे कि बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है। सो बायो-सावर्ट लॉ का यूज क्या है, बायो-सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं। सो सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है जिसमें कि करंट I फ्लो हो रही है। सपोज इन दिस डायरेक्शन करंट I फ्लो हो रही है एंड इस वायर के कारण आपको किसी एक पॉइंट, सपोज एक पॉइंट है P, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। सो क्या करेंगे, आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ है dl। इस वायर में आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ है dl। तो इसके कारण जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कहेंगे dB। सो इस मैग्नेटिक फील्ड की इस करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। नाउ dl एक वेक्टर है तो dl की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट।
यानी कि आई की जो डायरेक्शन होगी वही डी एल की डायरेक्शन होगी, तो ये डी एल की डायरेक्शन होगी। आर क्या है, आर यहाँ पर आपके इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका वेक्टर है, सो इसकी डायरेक्शन ये होगी। सपोज ये पॉइंट यदि ओ है तो ओ पी, ओ से पी की तरफ जो है वेक्टर आर होगा। राइट, सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द करेक्ट फॉर बायो-सावर्ट लॉ। नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। यूनिट आप निकाल सकते हैं। इस पूरे एलिमेंट को इधर लेके जाएंगे एंड यहाँ पर जो है वो टेस्ला है, सो आप इसको लिख सकते हैं टेस्ला। यहाँ से आप देखेंगे ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। फर्दर लिखना चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो या फिर आप इस तरीके से याद रखें कि जो म्यू नॉट की वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये याद रखें, क्वेश्चन सोल्व करने में ये वैल्यू आपके यूजफुल होगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे एंड जो सेकंड है वो यूज करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड पाम रूल हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में यदि आप थंब को रखते हैं एंड जो आपकी फिंगर्स है वो पॉइंट करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप मुझे बताइए यदि आप अपने थंब को आई की डायरेक्शन में रखेंगे एंड अपने फिंगर्स को पी की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपकी पाम किस तरफ दिखाएगी, आपकी पाम होगी स्क्रीन या पेपर के इनसाइड दिखाएगी। दैट मीन्स आपकी पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस तरीके से यदि आप इस तरीके से रखते हो करंट थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स आपके पॉइंट करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो पाम है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर या पाम की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर देखें तो इनसाइड स्क्रीन होगी। यदि मैं पी को अपोजिट डायरेक्शन में लूँ, पी को यदि हम इस डायरेक्शन में लें तो आप देखेंगे अब आप यदि आई के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखिए एंड जो पॉइंट है, पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट करिए। देन जो पाम की डायरेक्शन होगी वो आपको बी की डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप अपनी थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं और फिंगर्स को अब इस डायरेक्शन में फाइंड करना है तो इस डायरेक्शन में रख रहे हैं, देन आपको जो पाम है वो आउटसाइड द स्क्रीन दिखा रहा है। सो आउटसाइड द स्क्रीन बी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। सो जो स्क्रीन से आउटसाइड डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको इस तरीके से पॉइंट करता है एंड जो इनसाइड डायरेक्शन होती है उसको क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इनसाइड द पेपर या इनसाइड द स्क्रीन, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन है तो, एंड इसको आउटसाइड द स्क्रीन। राइट,
सो ये तो हो गई करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब हम यूज कर रहे हैं सिंपल करंट वायर्स, राइट। नाउ हम यदि यूज करें, इसको पहले इरेज कर देते हैं। यदि अब हम यूज करें, यदि हम बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर्स, लाइक सर्कुलर फॉर्म में हो या फिर एक किसी लूप में हो, तब हम कौन सा रूल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए? तो तब हम यूज करेंगे, सपोज आपके पास जो अब करंट एलिमेंट है वो इस तरीके से एक लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो अब आपको फाइंड करना होगा, तो आप जो आपने राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। सो फॉर सर्कुलर करंट्स या फिर हम कहें फॉर लूप करंट्स, फॉर लूप करंट्स यदि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जो थंब है आपका will tell the direction of मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस लूप की बात करें तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में, तो थंब होगा वो इनसाइड द स्क्रीन होगा, यानी कि इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द स्क्रीन या इनसाइड द पेपर होगी। यदि सपोज मैं एक अनदर लूप लेती हूँ, करंट कैरिंग लूप, तो ये करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप जो फिंगर्स को इस तरह कर्ल करते हैं तो आपका जो थंब है आउटसाइड द स्क्रीन होती है, तो यहाँ पे जो बी की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड द स्क्रीन होगी। नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ की बात करेंगे। सो इसके लिए हम डायरेक्टली इक्वेशन देखेंगे। सो सपोज आपके पास एक वायर है, ये है जिसकी लेंथ आपके पास गिवन है L है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, राइट। सो इससे परपेंडिकुलरली R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है वो हम लिखेंगे। एंड सपोज दीज एंगल्स आर गिवन, सो सपोज दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। सो यहाँ पर जो B की वैल्यू आती है दैट इज μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R। R is the distance, perpendicular distance of this point from the wire, I into R sin θ1 plus sin θ2। डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे होगी, आप थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखेंगे एंड फिंगर्स को इस पॉइंट पर पॉइंट करेंगे, तो जो पाम की डायरेक्शन होगी दैट विल टेल द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड दिस स्क्रीन, राइट। सो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ हम डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट वायर की वजह से, सपोज आप, ये तो केस हो गया जब फाइनाइट लेंथ का वायर है। नाउ सपोज द वायर, इस क्वेश्चन को करने से पहले ही निकाल लेते हैं हम। सपोज आपके पास जो वायर है दैट इज इनफिनाइट लेंथ। सो इनफिनाइट लेंथ के वायर के लिए मुझे बताइए θ1 और θ2 क्या होंगे। इनफिनाइट लेंथ के लिए ये θ1 और θ2 π/2 के इक्वल हो जाएंगे।
सो आप यहाँ पर पुट करेंगे sin पाई बाई 2 इज 1, यहाँ पर sin पाई बाई 2 इज 1, सो ये 2 आ जाएगा बाहर। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। सिमिलरली सेमी फाइनाइट, सेमी इन्फिनाइट, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि सपोज आप ये वायर है जो कि इन्फिनाइट लेंथ का है, इसके एक एंड पर आप फाइंड करना चाहते हैं, इसको हम सेमी इन्फिनाइट वायर बोल रहे हैं। सो अब मुझे बताइए, ये एंगल तो पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये एंड बहुत आगे तक है, इन्फिनाइट लेंथ का है, एंड इस एंड से जो एंगल देखेंगे वो जाएगा 0। दैट मीन्स θ1 इज पाई बाई 2 बट θ2 इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई sin पाई बाई 2 इज 1 एंड sin 0 इज 0, सो ये आ जाएगा 1, सो ये आ जाएगा I अपॉन R। सो ये वैल्यूज पे आपको याद रखनी है, पर आपको मेन है जो ये फॉर्मूला याद रखना है, अदर आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। डेरिवेशन कुछ है भी नहीं, केवल एंगल आपको फाइंड करना आना चाहिए, ऐसा आप इन फॉर्मूलों को याद भी रख सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना ही है। नाउ हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर ए गिवन फिगर। सो इसमें आपको देखना है कि एंगल्स की वैल्यू है मेन, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था फॉर ए फाइनाइट लेंथ वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R sin θ1 प्लस sin θ2। बट आपने ध्यान से देखा हो तो जो वायर था, हमने जो पॉइंट ये लिया था P, इसमें जो एंगल्स थे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। ये यदि θ1 इस डायरेक्शन में था तो θ2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तब हम यहाँ पर प्लस साइन पुट कर रहे थे। नाउ यहाँ पर सपोज ये एक एंड से जो एंगल है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। सो ये जो एंड है, इससे जो एंगल बन रहा है इस P पॉइंट का, वो तो एंगल है 60 डिग्री। दैट मीन्स θ1 तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 60 डिग्री, बट जो अनदर एंड से जो एंगल है वो 45 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है। दैट 45 डिग्री एंगल भी सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स θ2 को आप -45 पुट करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया था उसमें θ1 और θ2 अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए थे हम लोगों ने। सो यहाँ पर θ2 की वैल्यू -45 डिग्री पुट करेंगे। R की वैल्यू आपको A गिवन है, I की वैल्यू आपको I ही पुट करनी है, तो ये पुट करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट P आ जाएगी। एंड डायरेक्शन आप देख सकते हो, अपने थंब को I के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को आप यदि I के डायरेक्शन में रखेंगे एंड फिंगर से यदि आप P पॉइंट की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपकी जो पाम है वो इनसाइड द स्क्रीन पॉइंट करेगी। दैट मीन्स जो B की डायरेक्शन है वो यहाँ पर इनसाइड द पेपर होगी। नाउ द same current I is flowing in 3 infinite long wires along positive x, y and z direction. The magnetic field at a point 0, 0, -a. First of all ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है -z एक्सिस पर, राइट। अब मुझे बताइए, सपोज ये एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, सपोज इस पर एक, इसके एक्सिस पर ये पॉइंट है P, इस पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R sin θ1 प्लस sin θ2, राइट। नाउ इसके लिए मुझे बताइए इस एंड से एंगल क्या होगा, 0, एंड इस एंड से एंगल क्या होगा, 0। दैट मीन्स sin θ1 एंड θ2 0 है, तो sin θ1 एंड प्लस sin θ2 ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स एक वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। नाउ यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, लॉन्ग वायर्स, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर्स हैं, पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में। सो सपोज दिस इज x, this is y and this is z, and जो point है that lie on z axis। so इस z axis में जो करंट फ्लो है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
दैट विल बी जीरो। दैट मीन्स हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी जेड यानी कि जेड एक्सिस में जो करंट फ्लो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। नाउ एक्स एक्सिस में जो फ्लो हो रही है करंट आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या होता है, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, राइट। सो बी एक्सिस क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i एंड डिस्टेंस विल बी a। इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से a ही होगी। सो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बी एक्स एंड बी वाई का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि करंट भी सेम फ्लो हो रही है एंड डिस्टेंस भी सेम है, राइट। नाउ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, आप डायरेक्शन के साथ ऐड करोगे। सो बी विल बी बी एक्स, एक्स की वजह से यानी कि एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए एंड आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट करिए इस पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट इनसाइड द पेपर है क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस पे है। सो इनसाइड द पेपर आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से पॉइंट करते हैं, तो जो पाम की डायरेक्शन क्या है, अपर डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन में आपकी पाम की डायरेक्शन है। सो जो ये वैल्यू होगा बी एक्स लिख लेते हैं, बी एक्स विल बी जे कैप डायरेक्शन में। सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थंब रखिए एंड आपका जो फिंगर्स है वो इस पॉइंट की तरफ पॉइंट करें जो कि इनसाइड द स्क्रीन है। तो आपकी जो पाम की डायरेक्शन है वो क्या बताएगी, पाम की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो बी वाई हो जाएगा दैट विल बी माइनस आई कैप। क्लियर है ये। सो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा, बी एक्स एंड बी वाई की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर। सो आप इसको एक फर्दर लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए जे कैप माइनस आई कैप। Now we will see magnetic field due to a current carrying circular loop. Suppose आपके पास एक circular loop है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है एंड इसकी जो रेडियस है वो R है। सो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 pi into I into r square, r is the radius, upon r square plus x square की power 3/2, right। So this will be the magnetic field at this point. Now डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर लूप है, सो करंट की डायरेक्शन में, सपोज करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, ये वाला पार्ट इनसाइड द स्क्रीन है एंड ये वाला पार्ट आउटसाइड द स्क्रीन है। सो करंट की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, देन थंब की डायरेक्शन आपको बी की डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यदि इस लूप में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लूप, देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i इंटू आर स्क्वायर इंटू n। ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हटा ही देते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो हर लूप के लिए लिखेंगे आप लोग। सो नंबर ऑफ टर्न्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसी से हम देखें कि सेंटर पर वैल्यू क्या होगी। सो x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे फॉर सेंटर। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर n अपॉन r क्यूब। ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई
आई एन अपॉन आर क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। मैं इसी फॉर्म में याद रखती हूँ इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज आप यहाँ से म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहाँ से 4 पाई एंड 2 पाई को कैंसिल करके आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, राइट। बट हर फॉर्मूले में सबसे पहले म्यू नोट अपॉन 4 पाई आता है, इसलिए मैं इसी फॉर्म में इसको लिखती हूँ। यहाँ से आप देखोगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को आप एरिया ऑफ दिस लूप भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस भी फॉर्म में याद रखना हो याद कर सकते हैं इसको। ये सेंटर पर ये आर क्यूब नहीं होगा, केवल आर होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल आर होगा, राइट। आप एरिया के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। नाउ जब x की वैल्यू रेडियस से बहुत ज़्यादा हो देन जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई आर 2 पाई इंटू आई आर स्क्वायर एंड यहाँ से x आप बाहर ले सकते हैं, दैट विल बी एक्स क्यूब। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई इंटू एन एरिया ऑफ दिस लूप अपॉन एक्स क्यूब। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। सो when the x is very large you can write the magnetic field in this form, right। now ये जो magnetic field है यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगी, राइट। डायरेक्शन डिफरेंट होगी बट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो x इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड, देन ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। सिमिलरली ग्राफ y एक्सिस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगी वही मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा। नाउ आपने मैथ्स में पढ़े होंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे होंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा, राइट। एंड दैट पॉइंट विल बी x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2 पर होंगे। इन पॉइंट्स पर जो dB/dx होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। सो ये पॉइंट पे आपको याद रखने हैं। इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r/2 पुट करेंगे। सो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो 2 पॉइंट होंगे, एक r/2 पर एक माइनस r/2 पर। नाउ यदि हम 2 कॉइल्स को एक ही एक्सिस पर पुट करें जिनकी रेडियस सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है और उनमें करंट भी सेम डायरेक्शन में है, राइट। एंड वैल्यू ऑफ करंट भी सेम है एंड दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल टू रेडियस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है। आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, राइट। सो दोनों जब आप दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा एंड ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, सेम होती है, सेम ऑलमोस्ट सेम होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। एंड मिड पॉइंट पर आप वैल्यू फाइंड करें तो दोनों ही में ही करंट की डायरेक्शन सेम है तो b की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, राइट हैंड थंब रूल से। एंड b की डायरेक्शन आप देखें, यदि b की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आती है, यदि ये करंट ये वाला जो पार्ट है ये आउटसाइड द पेपर है तो करंट की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
इस डायरेक्शन में होगी दोनों ही कॉइल्स के कारण, एंड वो आप निकाल सकते हैं r/2 पुट करके, राइट। सो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एट r/2 पर आप x की वैल्यू r/2 पुट करके, ये r/2 है, राइट। सो x की वैल्यू r/2 पुट करके आप नेट b फाइंड कर सकते हैं एट मिड पॉइंट। और यहाँ पर मैं यदि आपसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होंगे, तो 3 होंगे, क्योंकि एक r/2 यदि इस कॉइल के लिए देखें तो r/2 डिस्टेंस पर इधर होगा, एक इस कॉइल के लिए r/2 डिस्टेंस पर इधर होगा, एक इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, r/2 डिस्टेंस पर होगा दोनों कॉइल्स के लिए। सो नंबर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे यहाँ पर 3, एंड इस सिस्टम को कहते हैं हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। Now a magnetic field due to a current carrying arc at its center. So suppose this is the arc and current in flowing this arc is I. So इसके सेंटर पर फाइंड करना है। तो सपोज ये सेंटर पर, दिस इज ए पार्ट ऑफ लूप, सर्कुलर लूप। सो सपोज ये सेंटर पर थीटा एंगल फॉर्म करता है एंड रेडियस इज आर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2i अपॉन रेडियस इंटू थीटा अपॉन 2 pi। थीटा आपको रेडियन फॉर्म में पुट करना है। यदि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको याद करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 pi। जिस भी फॉर्म में आपको याद रखना हो, इसको याद रखना है फॉर्मूले को। एंड ये आर्क की वजह से सेंटर पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कर्व्स को, क्योंकि एक इसको सर्कुलर लूप का पार्ट एज्यूम करके आपको अपने जो फिंगर्स हैं उनको इस करंट के डायरेक्शन में क्या करना है, कर्ल करना है। देन थंब की डायरेक्शन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड द पेपर। नाउ हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is placed at one end of a non-conducting rod of length 0.6 meter. The rod is rotated in a vertical plane about a horizontal axis. Okay. Passing through the other end of the rod with angular frequency 10 raised to power 4 pi radian per second. Find the magnetic field at a point on the axis of rotation at a distance of 0.8 meter from the center of the path. So इसमें बेसिकली क्या किया गया है, दिस इज द रोड एंड ये एक एंड है जिसके अराउंड इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। अदर एंड पे 1 कूलम चार्ज इस रोड से अटैच है एंड इस रोड की लेंथ कितनी गिवन है, रोड की लेंथ क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी, क्योंकि रोड को इस एक एंड के अराउंड रोटेट किया जा रहा है वर्टिकल एक्सिस में। सो रेडियस विल बी 0.6 मीटर, राइट। एंड ये एक क्या करेगा, एक लूप फॉर्म होगा यहाँ पर। नाउ आपके पास करंट नहीं है बट आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप करंट भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो करंट क्या हो जाएगा, Q इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है, 10 raised to power 4 pi रेडियन पर सेकेंड। और आप ये भी चाहते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मिलते हैं 2 pi f। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 इंटू 10 raised to power 4। सो I की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। Q की वैल्यू है 1 कूलम, F की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 raised to power 4। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 raised to power 3 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई आपके पास, रेडियस की वैल्यू है। देन आपको फाइंड करना है इसके एक्सिस से 0.8 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 मीटर। नाउ आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है b का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि यहाँ पर एक ही है, देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, राइट। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन ए लॉन्ग वायर बैंड एज शोन इन द फिगर कैरिंग करंट I, if the radius of the semicircular portion is a, then find the magnetic induction at the center C। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड यूज कर रखा है, बट आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब यदि गिवन हो तो आपको बी ही फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक वायर है, तो ये देखते हैं वायर, ये सेमी इन्फिनाइट वायर हो गया, राइट। इसके एक एंड पर यहाँ पर सी पर आपको फाइंड करना है। देन ये क्या हो गया, सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया। देन ये फिर से ये क्या हो गया, सेमी इन्फिनाइट वायर। सो आप अलग अलग पोर्शन के कारण भी लिखेंगे विथ डायरेक्शन। सो बी क्या हो जाएगा, B1, इस वायर के कारण हम B1 कंसिडर कर लेते हैं, इस सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण B2 एंड इस पार्ट के कारण B3 कंसिडर करते हैं। देन इट विल बी इन वेक्टर फॉर्म B1 प्लस B2 प्लस B3। ये जो सेमी इन्फिनाइट वायर है ये x डायरेक्शन में है, लेकिन जो करंट फ्लो हो रही है माइनस x डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इस B1 के लिए, 1 वायर के लिए, है ना। नंबर 3 वायर के लिए पॉजिटिव x डायरेक्शन में। एंड इसमें आप देख सकते हैं सेमी सर्कुलर में इस तरीके से फॉर्म हो रही है, और ये पेपर अपनी स्क्रीन पर है, ये z डायरेक्शन में है, राइट। x एक्सिस इस डायरेक्शन, y एक्सिस इसमें लिया है एंड z इस डायरेक्शन में, एंड x एक्सिस को यहाँ पर आउट ऑफ द पेपर लिया है। सो B1 आप लिखें, B1 फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण यदि हम मैग्नीट्यूड लिखें तो वो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I/r। r क्या होगी यहाँ पर, डिस्टेंस a। साइन θ1 क्या होगा, π/2, θ2 क्या हो जाएगा 0, एक एंगल 0, एक π/2, तो ये 1 ही आता है। तो ये हो जाएगी इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण। नाउ इसकी डायरेक्शन, आप करंट के डायरेक्शन में क्या रखें, थंब रखें, फिंगर्स को आप इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं तो सी की तरफ फिंगर्स को रखें। देन पाम की डायरेक्शन क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस जेड एक्सिस में होगी। सिमिलरली आप B2 लिखें। सो B2 एक सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण, दैट मींस एक आर्क के कारण, हमने क्या देखा था, μ0/4 पाई, एंड वैल्यू क्या आई थी, μ0/4 पाई 2 पाई इंटू I/r θ/2 पाई, यही आई थी वैल्यू। सो इसको फर्दर आप लिखें, तो इसको फर्दर आप सोल्व करें। नाउ डायरेक्शन में देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर्स को कर्ल करना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब की डायरेक्शन आपको B की वैल्यू बताएगी, B की डायरेक्शन बताएगी। सो यहाँ पर B की डायरेक्शन आ जाएगी -I। इसकी वैल्यू लिखें। सो इसको सिंप्लीफाई करें, μ0/2r I θ इज पाई, क्योंकि ये सेम सर्कल है तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1/2। सो यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट। सो μ0/4 r को क्या रखेंगे आप, μ0/r है यहाँ पर a, रेडियस है ये I एंड ये -I कैप, राइट। सो ये वैल्यू हो गई ड्यू टू सेमी सर्कल। सिमिलरली आप B3 निकालें, तो B3 एंड B1 इनमें केवल डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, वैल्यू सेम होगी, राइट। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नहीं, डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं होगी, इवन डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये चेंज हो गया है। इस वायर के लिए ये जो पॉइंट है अलग डायरेक्शन में है। तो जब आप अपनी जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को आप जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में देखेंगे, तो जो डायरेक्शन आएगी वो -z एक्सिस में ही आएगी फिर से। सो दिस विल बी μ0/4 पाई I/a -k कैप।
क्योंकि ये जो पॉइंट है इस वायर के कारण के लिए इस डायरेक्शन में है, बट इस वायर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी। सो यहाँ पर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, B1 प्लस B3 क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A माइनस K कैप प्लस म्यू नॉट अपॉन 4A I माइनस I कैप, राइट। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो निकालते हैं। कोई भी वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकालते हैं, ईजी है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लॉन्ग होलो सिलेंडर। सो एक सिलेंडर है आपके पास जिसकी रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर, करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, तो इसके कारण आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आउटसाइड, फर्स्ट केस लेते हैं हम, आउटसाइड द सिलेंडर। सो आउटसाइड द सिलेंडर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज द distance of the point from the axis of this cylinder. सेकेंड केस है इनसाइड। सो इनसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, नहीं इनसाइड में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि होलो सिलेंडर है, राइट। एंड यदि आपसे थर्ड केस पूछा जाए, थर्ड केस इज एट सरफेस, सरफेस पे आप फाइंड कर सकते हैं। आर की वैल्यू को आप कैपिटल आर के इक्वल पुट कर देंगे। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नाउ देख सकते हैं कि जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो मैक्सिमम बी की वैल्यू होगी दैट विल बी एट द सरफेस, उसके बाद में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो 0 से आर तक बी की वैल्यू क्या होगी, 0। सो ग्राफ स्टार्ट होगा आर इक्वल्स टू आर पर, राइट। नाउ हम देखते हैं सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सो सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम क्या करते हैं, जो करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगी, आई अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। सो इसमें फर्स्ट केस देखें, आउटसाइड द सिलेंडर, दोनों ही केस के लिए यहाँ पर देखें, आउटसाइड द सिलेंडर एंड एट सरफेस। सो बी की वैल्यू होती है यहाँ पर म्यू नॉट आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर जे क्रॉस आर। नाउ जे की डायरेक्शन क्या होती है, आई की डायरेक्शन ही होती है, राइट। जे को हम आई की डायरेक्शन में ही रखते हैं, क्रॉस आर, आर हम एक्सिस से जो डायरेक्शन होंगी वो डायरेक्शन लेंगे, राइट। तो ये आउटसाइड होगी। एंड एट सरफेस आर की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, आर। सो एट सरफेस, ये आउटसाइड है, एट सरफेस पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, राइट। नाउ इनसाइड, इनसाइड जो वैल्यू होती है वो होती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस स्मॉल आर। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये कब वैल्यू कब आई होगी, जब आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट किया होगा। सो ये वैल्यू आती है बी की। नाउ उसका ग्राफ देखें हम। सो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें
तो इस सिलेंडर के सेंटर से मतलब एक्सिस से यदि हम रेडियस तक जाते हैं तो ये लीनियरली इंक्रीज करता है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल एक आर है, नीचे 2r² है, दैट मीन्स ये डिक्रीज करता है इस तरीके से। यहाँ पर जो b है 1/r के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर जो b है वो डायरेक्टली r के प्रोपोर्शनल है। सेंटर पर आप निकाल ही सकते हैं म्यू नोट। इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करें सेंटर के लिए सो म्यू नोट अपॉन 2, ये डायरेक्शन के लिए है। सो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे एंड आर के बीच में जो एंगल है वो π/2 है। सो जे आर साइन थीटा होगा, क्योंकि आई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। सो जे क्रॉस आर ये डायरेक्शन के लिए है। सो म्यू नोट अपॉन 2, जे की वैल्यू है आई अपॉन πr² इंटू आर है। सो ये जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2πr। नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल सेल, यानी कि यहाँ पे आपके पास सिलेंड्रिकल सेल है। सपोज जो इनर रेडियस है r1 है एंड आउटर रेडियस है r2 एंड करंट इसमें आई फ्लो हो रही है। सो यहाँ पर हम यदि आउटसाइड फाइंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नोट आई अपॉन 2πr। आउटसाइड मीन्स r is greater than the r2 सरफेस पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, r की वैल्यू r2 पुट कर देंगे। नाउ इनसाइड का मीनिंग है यहाँ पर r की वैल्यू r1 से ग्रेटर है एंड r2 से लेस है। सो यहाँ पर जो b की वैल्यू आती है दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 2πr इंटू r² माइनस r1² अपॉन r2² माइनस r1², राइट। सो इससे आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि r1 पर वैल्यू क्या होगी। देख सकते हैं r1 इस जो इंटरनल सरफेस है उसके एंड पर वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। एंड जो आउटर सरफेस है यहाँ पर जब r2 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो केवल ये टर्म बचेगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी r2 पर, यदि r इक्वल्स टू r2 रखें यहाँ पर तो इनसाइड क्या होगा, क्योंकि इनसाइड तो कोई करंट ही नहीं है, दैट मीन्स व्हेन r इज लेस देन r1 b विल बी 0, राइट। सो यहाँ पर आपने ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखने हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इन्फिनाइट सीट। सो इन्फिनाइट सीट से परपेंडिकुलरली यदि एक डिस्टेंस r पर हम पॉइंट P लें, करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रही है I, तो इसके कारण जो B होता है दैट विल बी म्यू नोट इंटू J/2। J द करंट डेंसिटी, सो J विल बी I अपॉन एरिया। Now we will see about magnetic field lines and their characteristics. Now we will see about magnetic field lines. So similar to electric field lines, magnetic field lines are also imaginary curve. And at a point of this curve, यदि हम tangent draw करें, then direction of the tangent will tell the direction of the magnetic field. And similarly, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, दो डिफरेंट डायरेक्शन होंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा एट ए पॉइंट। सो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को। देन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, राइट। यदि किसी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, राइट। यदि किसी एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यदि ज़्यादा है देन द बी विल बी मोर। नाउ यदि हम एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो बार मैग्नेट के कारण सपोज दिस पोल इज एन एंड दिस इज एन, सो एस से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं एंड होती हैं एन पर। बट इनसाइड द मैग्नेट यदि आप देखो तो आपको लगेगा कि एस से जनरेट होके एन पर एंड हो रही हैं। दिस पोल इज एस ना, सो एस पे एंड हो रही है और एन से क्या हो रही है, जनरेट हो रहे हैं। इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर होंगी, राइट। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हमने डिफरेंट बॉडीज के कारण एंड फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है एंड फोर्स ऑन ए मूविंग पार्टिकल क्या होता है, देन सोलेनोइड एंड टोरॉइड के बारे में स्टडी करेंगे।